स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अगर ये ही लॉजिकल रीजनिंग जो है ये यहाँ पर जब क्लास होगा तो इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। जो मैं लास्ट क्लास में अगर किसी से मिस हुआ है तो वो बता दीजिएगा। जो न्यूमेरिकल स्किल्स है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी से मिस हुआ है तो वो जो यूट्यूब चैनल है इंजीनियर संग्रेज ऑफिशियल, हमारे एकेडमी का थर्ड चैनल है, तो उस पर जाकर वो देख सकता है। लास्ट लेक्चर उसमें अपलोड हो चुका है न्यूमेरिकल स्किल्स का। इसी तरह यही लॉजिकल रीजनिंग का क्लास भी अभी होकर फिर मैं अपलोड कर लूंगा चैनल पर, तो वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, उस चैनल में आप देखेंगे तो आपको काफी और कुछ देखने को मिलेगा अबाउट फिजिक्स। सो वो आप देखते रहिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास है दो पार्ट्स हैं। अगर आपने पीएमसी सिलेबस देखा हो तो पीएमसी सिलेबस में आपको कुछ इस तरह से नजर आया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन से पोर्शंस हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है, आपको लग रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिटेक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। 200 एमसीक्यूज तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के होंगे। सिर्फ 10 एमसीक्यूज पीएमसी में जो एमडीके टेस्ट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के ही होंगे। सो वो जो 10 एमसीक्यूज है लॉजिकल रीजनिंग का, वो किस टॉपिक से बेस्ड है? वो ये जो 6 हेडिंग्स आपके सामने हैं इससे आएंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या लिखा है, आपको समझ नहीं आया होगा, ये एक अलग दुनिया है अपने लिए। ये बेसिकली अगर आप इसके डेफिनेशंस के पीछे ना जाए, सिर्फ इसके एमसीक्यूज आप समझे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है। ये सारे वो पार्ट्स है कि जिसमें आपको क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, आपको क्वेश्चंस एक पैराग्राफ के फॉर्म में मिलेगा। तो स्टेटमेंट उस पैराग्राफ में को पढ़कर तो आपने अपना माइंड लेवल ही चेक करना है। आपने उस पर सोचना है कि सबसे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें सबसे एग्जैक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। अब आपको शायद ये अजीब लगे, जब आप क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा ये। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है लेटर एंड सिंबल सीरीज, नाम से जाहिर है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें लेटर यूज हुए हो, मींस अल्फाबेट्स यूज हुए हो, या सिंबल यूज हुए हो, या एक सीरीज दिया है, एक ऑर्डर दिया है, चाहे वो अल्फाबेट्स के फॉर्म हो, चाहे वो 1 2 3 के फॉर्म हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो, उसको सीरीज को आपने खास ऑर्डर में प्लेस करना है। वो किस तरह होगा? डायग्राम्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इसके अलावा अगर किसी और मेथड से अपने लॉजिकल रीजनिंग समझना है तो वो ये है जो अभी आपके पास शो हो रही है कि बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास दो पोर्शंस हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई फिगर हो, कोई इमेज हो, कोई डायग्राम हो, वो सारे किस फॉर्म में आते हैं? वो नॉन वर्बल में आते हैं। द कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, इमेजेस और डायग्राम्स। इसके अलावा फिगर्स, इमेजेस, डायग्राम्स, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लेटर में हो, चाहे वो सिंबल में हो, चाहे वो वर्ड्स में हो, चाहे वो स्टेटमेंट में हो, पैराग्राफ में हो, वो सारे हमारे पास वर्बल में है। वर्बल मींस द कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, सिंपल डेफिनेशन है। तो इस तरह से भी आप लॉजिकल रीजनिंग को समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप पीएमसी सिलेबस देखें तो आपको इस तरह के एडिंग्स को आपने समझना होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि 10 क्वेश्चंस है तो इतने डीप में जानना डेफिनेशन जिससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इसके एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा आज की क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको उसकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। सो सिंपल एक माइंड लेवल है, एक थिंकिंग है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ए फादर है बी का लेकिन बी उसका सन नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑप्शंस आपके सामने होंगे टेस्ट में, जहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। जो आंसर आपको लग रहा है, जो आपके लिए आपके माइंड लेवल जो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वो काइंडली आप मुझे
बता सकते हैं चैट में। ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हो सकता है कि अगर ए जो है वो फादर है बी का, तो लाजिम बात है बी उसका सन ही होना चाहिए, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं, ये क्यों कह रहे हैं कि बी इज नॉट द सन ऑफ ए? वो क्या रीजन है? इसी को तो कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसी को कहते हैं कि ये माइंड लेवल के गेम है, एक थिंकिंग है। वो क्या हो सकता है? इसका सिंपल आंसर ये है कि बी इज नॉट द सन। बी अगर सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो कौन सा रिश्ता बच गया है एक बाप के लिए? वो होगा बेटी। अगर बी सन नहीं है तो क्या हो सकता है? एक ही चीज रहेगी कि वो सन नहीं है, तो फिर वो बेटी होगी, मींस वो डॉटर होगी। इसलिए आप इस आंसर को, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो आपके पास ये है कि बी इज द डॉटर ऑफ ए। अभी देखो माइंड लेवल आपका चेक करना कि अगर वो सन नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सन नहीं है तो लाजिम बात है कि आपके पास आंसर क्या होगा, वो एक डॉटर होगी, वो बेटी होगी। इसी तरह जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने बताया, उसके हवाले से एक सिंपल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एमर्स कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 5 years, रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर। कि एक कंपनी है एमर्स की जो कामयाब रही है आखिरी 5 साल में, लास्ट 5 years के लिए कामयाब रही है। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर, मींस अगर आप हर साल इसका प्रॉफिट देखो, इसका मुनाफा देखो, तो ये कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये कमा रहा है। विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट, कि जो 2018 है वो इसके लिए सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे सक्सेसफुल ईयर है इसके लिए। तब चूंकि 5 साल से ये कंपनी चला रहा है और वो बहुत ही कामयाब होती जा रही है, तो इसलिए एक इसने सेलिब्रेट करना है, इस खुशी मनानी है। किस तरह मनानी है कि अहमद ट्रीटेड इज स्टाफ टू अ मील एट 5 स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी। इस खुशी में इसने सेलिब्रेट करना है, एक पार्टी रखनी है 5 स्टार होटल में। अब इस स्टेटमेंट को देखकर आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। अहमद इज रिच, Ahmed's staff are AP, Ahmed's company performed well in 2017। इस स्टेटमेंट को देखकर इन तीन में से सबसे एग्जैक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो सकता है, वही आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो जो मैंने 1 2 3 लिखा है, ये बेसिकली इसके ऑप्शंस है। तो आपके ख्याल में स्टेटमेंट को देखकर सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप मुझे चैट में बता सकते हैं। सही। तो अब अहमद इज रिच, क्या ये अप्रोप्रिएट आंसर है? ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिच तो ऑलरेडी है, अगर वो रिच ना होता तो इसकी कंपनी बनती ना, कामयाब होती। ये तो एक साइड की बात है। अहमद स्टाफ आर एपी, ठीक है, स्टाफ एपी है, क्या इस पॉइंट का या फिर फर्स्ट पॉइंट अहमद इज रिच, क्या इसका जिक्र हुआ है स्टेटमेंट में? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमारे पास बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि अहमद कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017, कि जो अहमद की कंपनी है उसने 2017 में बहुत ही अच्छी परफॉर्म की है। अब यही बात उस स्टेटमेंट में जिक्र हुई है कि पिछले 5 साल से ये कंपनी सक्सेसफुल रही है। अगर आप पिछले 5 साल देखते हो तो 2018 ऑलरेडी मेंशन है। अगर उससे पीछे आप जाते हो तो 2017, 16, 15 एंड सो ऑन। तो ये इसमें यही है, स्टेटमेंट का मकसद यही है कि इसकी जो कंपनी है वो 5 साल से सक्सेसफुल रही है, कामयाब रही है। कामयाब मीन्स इट परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन है, ऑफ सो ये आपके स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा, अगर कोई इशू हो तो आप चैट में बता सकते हो। अब ये कोई क्वेश्चन है, एक तरतीब दिया है, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस दिया है,
जो आपके पास पीएमसी सिलेबस के हवाले से जो सेकंड ऑप्शन था लेटर सिंबल सीरीज, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देख सकते हो। अब ये एक सीक्वेंस दिया है सीरीज, तो ये जो मिसिंग प्लेस है वहां पर कौन सा ऑप्शन सबसे एग्जैक्ट हो सकता है, आपने इसको देखना होगा। करेक्ट आंसर जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, सो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, आपने देखा होगा इस स्टेटमेंट को। अब देखें, इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो SDTT, आपको सब कुछ मिक्स लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैंने क्या शो करना है, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है। तो यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है, यही तो माइंड लेवल है, यही तो लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आप इसका तरतीब देखते हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, देखिए यहाँ पर एक अल्फाबेट्स का सिंपल आपके पास तरतीब है। देखिए STU, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर V आना चाहिए, STUV। तो आप सी ऑप्शन में देख सकते हो, तो V तो आपको पता चल गया, एक आपको आइडिया मिल गया कि सी करेक्ट आंसर है। आगे आप देखते हो, अब यहाँ पर आप देख ले CDEFGHIJ, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, अगर आप अल्फाबेट्स को देखते हो ABC, सो इस यहाँ पर मिसिंग क्या है, IJ। फिर यहाँ पर आप देखते हो K ऑलरेडी मौजूद है। सो इस तरह तरतीब से देखते हुए IJ आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है, जो C है वो करेक्ट आंसर है। सो इस तरह तरतीब आपने देखना होगा। अगर दोबारा आप देख ले, अगर समझ नहीं आए तो STU, यहाँ पर क्या आना चाहिए V। फिर देखिए CDEFGHIJ, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, I और J आना चाहिए। सो C आपके पास करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए फिगर, डायग्राम, शेप। अगर आप इसका डेफिनेशन देखो, ये एक नॉन वर्बल में आता है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है नॉन वर्बल। अगर आप पीएमसी सिलेबस में देखो, जो सेकंड पार्ट है लेटर, सीरीज, सिंबल, सीक्वेंस, वो सारे पोर्शन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो डायग्राम वाले हैं। सब ये शेप्स दिए हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शेप्स हैं। अब इन शेप्स को देखकर ये जो लास्ट कॉर्नर है ये मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है। सो इन चार ऑप्शंस को देखकर सबसे एग्जैक्ट शेप क्या हो सकता है जो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके ख्याल में। स्टूडेंट्स के एक जवाब आ गया है, बाकी दो खामोश है, काइंडली आप पार्टिसिपेट कर ले, ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप बेशक पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। अब इन तीनों का आप देख ले, फर्स्ट रो में जो है यहाँ पर देख ले ट्राइंगल का ट्राइंगल अपवर्ड है, यहाँ पर भी ट्राइंगल का कॉर्नर ऊपर है, यहाँ पर भी ट्राइंगल, मींस तीनों ट्राइंगल्स का जो कॉर्नर है वो अपवर्ड है तीनों का। फिर सेकंड रो में आप देखते हो तीनों का कॉर्नर क्या है, ये लेफ्ट की तरफ है। अगर आप थर्ड की तरफ देखते हो तो फर्स्ट का सेकंड है, लास्ट फर्स्ट का कॉर्नर ट्राइंगल डाउनवर्ड है, सेकंड डाउनवर्ड है, तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड ही होना चाहिए कि वो एक ही सीक्वेंस एक ही सीरीज में बने। तो डाउनवर्ड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। बी बिल्कुल सेम उसी तरह डाउनवर्ड है जिस तरह ये बाकी दोज है। तो इस तरह करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, ये बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक क्वेश्चन है सिंपल, लेटर, सीरीज, सिंबल के हवाले से। अब आपको ये एक सीरीज दी है, आप इसको एक सिंबल समझ ले, एक शेप समझ ले। अब इसमें ये है, देखो आप इसको इस तरह समझ ले जैसे कि अल्फाबेट्स में EM है, EME, आप उस तरह से अल्फाबेट्स में समझ लें, EME, फिर MMM, फिर EWE, फिर ये W एक मिसिंग है, फिर W। ये जो मिसिंग है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर है,
ये इस सीक्वेंस को देखकर आपके जहन में आना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो काइंडली मुझे इसका आंसर बता दे तो अच्छी बात होगी, जो आपको सुटेबल आंसर लग रहा है। सी, किस तरह से, अगर समझ ना आया हो तो आप देख सकते हो। अब इसको आप बाय अल्फाबेट्स देखते हो, देखो ई एम ई, इसी सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो इसमें चेंज हुआ है। ई, फिर ये बन गया डब्ल्यू, एम को आपने उल्टा कर लिया तो ये बना डब्ल्यू। ये दो आपको समझ आ गए होंगे, फर्स्ट थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ को आप देखते हो, सेकंड क्या है, एम एम एम, इसी का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर मेंशन हुआ है। एम को आपने उल्टा करना है डब्ल्यू, फिर एम को उल्टा कर लो डब्ल्यू, फिर एम को आप उल्टा कर लो डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू 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 मीन्स इस सीक्वेंस को आपने उल्टा करना है। तो अगर एम है तो वो क्या बन जाएगा, वो डब्ल्यू बन जाएगा। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, वो सी करेक्ट आंसर है। अब ये है क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि पीएमसी सिलेबस में फिफ्थ पार्ट था कोर्स ऑफ एक्शन, तो उसमें किस तरह से कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट आपको दिया होगा। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। स्टेट एक्स मींस रियासत, एक्स मींस कोई भी रियासत, जैसे कि पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान की जिक्र करते हैं कि पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स, एक्स मींस कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क है, उसमें जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से मींस जो हमारे पास बिजली है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है, आप इस तरह समझ लें। सो बहुत ही शॉर्ट है। आपको इस स्टेटमेंट को देखकर दो पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, कि वापडा को एक एक्शन लेना चाहिए किन के खिलाफ, जो बिजली मींस पावर चोरी करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर ले। अब ये दो पॉइंट दिए हैं, वो जो ऊपर स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को देखकर, इन दो पॉइंट्स को देखकर कौन सा करेक्ट आंसर आपको लग रहा है, उस स्टेटमेंट को देखकर जो दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्या पहला पॉइंट उस स्टेटमेंट को देखकर सबसे एग्जैक्ट मींस अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, क्या उस स्टेटमेंट को देखकर सेकंड पॉइंट आपको सबसे एग्जैक्ट लग रहा है। तो उस स्टेटमेंट को देखकर आपने ये बताना है कि इन दोनों में से वो कौन सा पॉइंट है जो इस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। क्या वो ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। तो आपके ख्याल में कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, क्या पहला है, क्या दूसरा है, या दोनों सही है। काइंडली आंसर बता दे तो मुझे लगेगा कि आपको कुछ समझ आ रहा है। सही। अब देख लें, फर्स्ट आंसर क्या है, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। क्या इस स्टेटमेंट में कहीं पर जिक्र हुआ है कि बिजली चोरी हो रही है, या वापडा का जिक्र हुआ हो, ऐसा तो कुछ जिक्र नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि ये जो कोई भी एक स्टेट है उसमें पावर सप्लाई मींस बिजली है वो बहुत ही पुअर है, या बहुत ही कम है, या बहुत ही शॉर्ट है। सो इस चीज को खत्म करने के लिए इसमें तो कोई चोरी की जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पुअर है, कम है, या बिजली की शॉर्टेज है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाजमी बात है बिजली को ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा बिजली पैदा करनी चाहिए। सो सेकंड सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। अगर पावर पुअर है
सो ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर बी है, ओनली 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेकंड इज द एग्जैक्ट आंसर। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं जो आपसे मिस हुआ था। सो आगे देखते हैं, एक दो और क्वेश्चंस करते हैं आज के लिए। अब ये आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपके पास किस लिए है, जो 6th पार्ट है सिलेबस के हवाले से, कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? कॉज मीन्स एक वजह, इफेक्ट मीन्स असर होना। आसान अल्फाज में किसी वजह से किसी चीज पे असर होना। तो इस चीज को, इस एक ही लाइन को आपने इस तरह के क्वेश्चंस में समझना है। अगर एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या हम कह सकते हैं कि वे क्या वो कोई वजह है, या क्या फिर किसी वजह से किसी चीज पे असर होना वो है, तो वो आपने देखना है। अब स्टेटमेंट है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। कि एक जो एक लिविंग मेथड है, एक जिंदगी की जो मीन्स आप जिंदा रह रहे हो, आप जिंदगी गुजार रहे हो, एक जो लोग हैं या जो ग्रुप हैं या जो एवरेज इनकम ग्रुप है, इनकम मीन्स जो आप कमा रहे हो, हैज बीन राइजिंग सिंस लास्ट 2 years, 2 साल से ये जो एवरेज है इनकम का, वो जो है बढ़ रहा है, वो राइज कर रहा है। सेकेंड पार्ट, पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो जो है ग्रोथ शो कर रही है, वो बढ़ रही है। सो अब इन दो स्टेटमेंट्स में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्टेटमेंट कॉज है, कोई एक इफेक्ट है? मीन्स कोई एक स्टेटमेंट कोई वजह है, या कोई एक स्टेटमेंट कोई भी एक असर है, किसी काम की वजह से, किसी वजह से कुछ असर होना, कुछ होना। क्या इस तरह से आपको कुछ आइडिया हो रहा है इस स्टेटमेंट को देखकर? अब सबसे आसान आंसर, अगर मैं एक एक ऑप्शन बता दूं तो टाइम ज्यादा जाया होगा। और जैसे कि पहला स्टेप है कि आपका जो एवरेज इनकम ग्रुप है, सही आंसर आ रहा है, इट्स वेरी गुड। जैसे कि पहला पार्ट है, एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग, क्या ये किसी वजह से हो रहा है? क्या ये किसी वजह से कोई असरात है? सेकंड पार्ट, पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, क्या ये कोई कॉज है या कोई इफेक्ट है, ये आपने देखना है। सो सबसे इजी आंसर में डायरेक्ट आपको बताऊं, ई करेक्ट आंसर है। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉज। अब बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ इस ई ऑप्शन का आंसर बताता हूं कि ई क्यों करेक्ट आंसर है। पहला पॉइंट, एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस लास्ट 2 years। ये राइज कर रहा है तो किसी खास वजह से, किसी खास कॉज की वजह से राइज कर रहा है, किसी खास कॉज की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है कि वो राइज कर रहा है। तो ये एक इफेक्ट है, कॉज नहीं है। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो जो है ग्रोथ शो कर रही है, किस वजह से? क्या ये किसी वजह से हो रही है? बिल्कुल, कोई वजह, कोई कॉज तो होगी जो ये हो रहा है। ये ग्रोथ होना ये एक असर है, एक इफेक्ट है किसी वजह से। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक इफेक्ट है, किसी वजह से, किसी कॉज की वजह से ये इफेक्ट्स हो रहे हैं। सो ई करेक्ट आंसर है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेज। किसी कॉज की वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिर क्लास एंड करते हैं। फिर 2 बजे आपने हाफिज सुल्तान साहब को रिक्वेस्ट भेजनी है। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज? एक सीरीज दिया है 48, 24, 12। अब ये भी एक लेटर सिंबल सीरीज वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर 12 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है इस सीरीज को देखकर, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर आ गए हैं तो मैं बताता हूं।
48 आसान अल्फाज में 48 का हाफ वो होगा 24, फिर 24 का हाफ क्या है 12, तो 12 का हाफ क्या होना चाहिए 6, सो बी आपके पास क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड। ए, लेकिन ए नहीं है, 6 आंसर करेक्ट है। 6 क्यों है, दोबारा देखिए, 48 का हाफ क्या है 24, फिर 24 का हाफ क्या है 12, फिर अगर 12 का हाफ लिखना हो, 12 का आधा क्या है, वो तो 6 है, तो बी जो है 6 इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारे पास थोड़ी इंट्रोडक्शन और थोड़ा सम आउट हुआ लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। यही लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब चैनल में है, यूट्यूब चैनल इंजीनियर संग्रेज ऑफिशियल के नाम से है, उसमें न्यूमेरिकल स्किल्स का भी मैंने अपलोड किया है लास्ट लेक्चर, और आज का लेक्चर भी मैं इसमें अपने चैनल में अपलोड करूंगा। अगर इसके अलावा आपकी फिजिक्स की बेसिक्स या न्यूमेरिकल स्किल्स कोई भी पार्ट वीक हो, तो आप उस चैनल में जा सकते हैं। अब तक उसमें मैंने काफी डिटेल और कंसेप्ट से जो आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है वो कम से कम वेक्टर प्रोडक्ट तक मैं अपलोड कर चुका हूँ इन डिटेल, तो उससे आपके काफी बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। इससे अलावा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कुछ सामने आ रहे हैं मेरी कोशिश यही है कि मैं अपलोड करता जाऊँ विद कंसेप्ट, ताकि खासकर आप लोग के लिए भी कोई कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि एमडीकेट में किसी भी तरह का ऑप्शन आ जाए तो आपका बेसिक, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप उन ऑप्शंस को कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।